हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड टाइप वाला सम सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप किसको बोलते हैं, नॉर्मल टाइप किसको बोलते हैं, तो अब ये सब मैं कराऊंगा तो आपको समझेगा। लास्ट टाइप में मैंने आपको जो सिखाया था वो फर्स्ट टाइप का सम था, जो बेसिक सम था ऐसा। तो सेकंड टाइप वाला सम आप लोग ऐसा समझो कि जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लिख के दिया होगा, सोल्ड, या फिर नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू वेयर हाउस लिख के दिया होगा। मतलब अगर ऐसा कोई वाला डेटा अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है तो समझ आना कि वो सेकंड टाइप का सम हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, द आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70%, आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस 30%, ऐसा डेटा लिख के दिए। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला लिख के दे, यूनिक लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 अबाउट इट्स प्रोसेस एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर्स लिख के दिए, प्रोसेस एक्स का डेटा लिख के दिया, प्रोसेस वाई का डेटा लिख के दिया और प्रोसेस जेड का डेटा हमें लिख के दिया। तो सबसे पहला लिख के दिया, बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड यूनिट 20,000, 4,420 एंड 3,740। ओके, तो हर प्रोसेस में मतलब कुछ तो कुछ इनपुट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिख के दिया है कि कोई रॉ मटेरियल कहीं पे भी अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो समझ जाना है कि वो उस प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। इनपुट, और हमारे रूल के हिसाब से इनपुट हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। इसका मतलब ये वाला डेटा डेबिट में आएगा। तो 20,000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया और एक यूनिट का प्राइस क्या होगा वो नीचे लिख के दिया, द कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट 24, 28, 32। तो तीनों का अपन को रेट भी लिख के दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 20,000 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरा रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों डेटा आपको इनपुट को यूज़ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमें दुनिया भर का खर्चा लिख के दिया है। तो सबसे पहला लिख के दिया, लेबर चार्जेस जो आएगा डेबिट में, सेंडिंग मटेरियल आएगा डेबिट में, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा डेबिट में। और इसके बारे में बोला है कि 40% ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल का आपको 40% लेना है तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। फिर हमें नॉर्मल लॉस लिख के दिए, बट नॉर्मल लॉस में क्या लिख के दिया है, द परसेंटेज ऑन टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनपुट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट जितना रहेगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज अप्लाई करना है, 3%, 5%, 7%। तो नॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। तो मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया था, वो स्टेप्स अगर आपको याद रहेगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर हमें जो लॉस हुआ है उस लॉस को अगर मैं भंगर वाले को सेल करूँगा तो कितना मुझे पैसा मिलेगा उसके बारे में लिख के दिया। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 21 रुपीज़। ठीक है, फिर आगे लिखा, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70% एंड आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस 30%। ठीक है, मतलब मतलब फर्स्ट प्रोसेस से जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में से 30% हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, 70% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे एंड 30% मार्केट में सेल करेंगे। तो मार्केट में कौन से प्राइस पे सेल करेंगे उसके बारे में नीचे लिख के दिया है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 65, 88, 110। और बोला प्रिपेयर दी प्रोसेस अकाउंट, और हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला। बस, तो इजीली हम लोग सम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को 6 स्टेप्स याद होना चाहिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे लिख के दिया था। तो इजीली आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ फिर आपको लेके आता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह फॉर्मेट बना दिया है। तो फॉर्मेट मैंने लिखा है, इन द बुक्स ऑफ यूनिक लिमिटेड प्रोसेस एक्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज़, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज़। ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। फिर उसी तरह प्रोसेस वाई अकाउंट सेम जैसा मैंने यहाँ पे बना। फिर उसी तरह यहाँ पे प्रोसेस जेड अकाउंट। ठीक है, अब इसी के नीचे मैं क्या करूँगा, वर्किंग नोट लिख लूँगा। वर्किंग नोट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया वैसा आपको फॉलो करना है। तो देखो, तो पहला स्टेप क्या है, तो मैंने पहला स्टेप यहाँ पे लिखा है, अगर आपको नज़र आता रहेगा, तो रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड। तो आपको इनपुट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो हमें क्वेश्चन में इनपुट कहाँ पे नज़र आएगा, कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन के अंदर
सबसे पहला, द बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 20,000 एंड द कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट ₹24। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरा इनपुट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक एक करके पहले प्रोसेस एक्स को क्लोज करेंगे, फिर वाई, पहले एक्स को क्लोज करेंगे, फिर वाई को क्लोज करेंगे, फिर देन जेड को क्लोज करेंगे। तो पहले एक्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूँगा टू इनपुट। तो मेरा 20,000 यूनिट है, रेट कितना है 24, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4,80,000 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, फिर रिकॉर्ड है ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, तो जितने भी खर्च है, तो यहाँ पे लेबर चार्जेस लिख के दिया है, सन्ड्री मटेरियल लिख के दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड लिख के दिया है, बस तीन ही है। तो ये सबका वैल्यू सीधा रुपीज़ में आएगा, नॉट इन यूनिट और रेट में आएगा, सीधा रुपीज़ में। तो लेबर चार्जेस मुझे लिख के दिया है 3,43,500, सन्ड्री मटेरियल लिख के दिया है 1,55,700 एंड फैक्ट्री ओवरहेड मुझे लिख के दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला था 40% ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो आपने जो बेसिक रॉ मटेरियल है मेरा 4,80,000, तो 4,80,000 का 40% मैं निकालूंगा। तो बेसिक रॉ मटेरियल का 40,000 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है मालूम है, 1,92,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1,92,000। तो मैंने सारे के सारे एक्सपेंस को डेबिट में लिख दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन से एक्सपेंस थे, तो देख लो यहाँ पे। तो लेबर चार्जेस 3,43,500 था, तो मैंने वो लिख दिया। सन्ड्री मटेरियल 1,55,500, वो भी मैंने लिख दिया। फिर बाद में फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है वो देख लो। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको लिखा 40% ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल मेरा कितना है, 20,000 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4,80,000 आता है, उसके ऊपर मैंने 40% निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो मेरा नॉर्मल लॉस बोला है 3%, तो आपका जो भी टोटल इनपुट होगा उसके ऊपर आपको परसेंट निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस बेसिकली कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय नॉर्मल लॉस। तो मुझे 3% निकालना है, तो मुझे 20,000 का 3% निकालना है। तो 20,000 का 3%। तो देखो बच्चे लोग घाई घाई में लोग क्या करते हैं मालूम है, इनपुट पे निकालने के लिए बोलते हैं तो लोग रुपीज़ पे निकालते हैं। तो आपको रुपीज़ पे नहीं निकालना है, हमेशा आपको यूनिट पे निकालना है। तो यूनिट 20,000 का 3% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा 600। तो मैं यहाँ पे 600 लिख दूँगा। फिर भंगार ऑयल को बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के दे, देखो द स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट इज़ ₹12 लिख के दिया। तो मैं वो ₹12 यहाँ पे लिख लूँगा। अब 600 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7,200 आ जाएगा। तो इस तरह मैंने थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लिया। देखो पहला स्टेप है रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड स्टेप है रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड स्टेप है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है फाइंड आउट CPU। फोर्थ जो वर्किंग नोट में करना है CPU। तो CPU कैसे मिलेगा, DC माइनस CC एंड DU माइनस CO। DC का मतलब होता है डेबिट कॉस्ट, CC का मतलब होता है क्रेडिट कॉस्ट, DU का मतलब होता है डेबिट यूनिट, CU का मतलब होता है क्रेडिट यूनिट। तो देखो मैं आपको स्टेप्स वापस एक बार दिखा देता हूँ तो आपको याद रहना है। देखो तो पहला है रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सेट्रा, एक्सेप्ट ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिख के दिया होगा ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तो वो कॉस्टिंग P&L में आता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आता है। इसलिए इसको अवॉइड कर देना है। मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कुछ भी खर्चा आएगा वो सब उसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फोर्थ स्टेप क्या था, फाइंड आउट CPU। तो CPU निकालने का फॉर्मूला मैंने फॉलो किया। तो बस अब मैं वो वैल्यू ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा देखो, तो पहला है डेबिट कॉस्ट। तो ये देखो ये आपका डेबिट का जो रुपीज़ है वो आपका डेबिट कॉस्ट है। तो ये सबको प्लस करता हूँ मैं, और प्लस करके बताता हूँ आपको कितना वैल्यू आता है। अगर ये सबको अगर मैं प्लस करूँ, कैलसी जस्ट अ मिनट। ओके, तो डेबिट में जो भी लिख के थे मैं सबको ऐड कर लेता था। तो पहला है 4,80,000 प्लस 3,43,500 प्लस 1,57,100
प्लस 1,92,000 तो आता है 11,71,200। तो मैं डेबिट कॉस्ट की जगह पे लिख देता हूँ 11,71,200। उसमें से माइनस करूँगा क्रेडिट कॉस्ट, तो मेरा क्रेडिट कॉस्ट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 7,200 है, तो 7,200 लिख दूँगा। डेबिट यूनिट मतलब यहाँ पे देखो 20,000 लिख के दिया, तो मैं यहाँ पे 20,000 लिख दूँगा। क्रेडिट यूनिट, क्रेडिट कितना है यहाँ पे देखो 600, तो मैं यहाँ पे 600 लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो, तो फॉर्मूला ऐसा लिख के दिया था, मैंने वैसा फॉलो किया। तो डेबिट कॉस्ट की जगह पे मैंने लिख दिया क्रेडिट कॉस्ट जितना था वो लिख दिया, डेबिट यूनिट क्रेडिट यूनिट। अब माइनस करूँगा -7,200, तो ये माइनस करने का आता है 11,64,000। अब 20,000 में से 600 अगर मैं माइनस करता हूँ, 20,000 में से 600 तो 19,400 आता है। अब इसको डिवाइड कर दो, आपको CPU आ जाएगा। तो 11,64,000 डिवाइडेड बाय 19,400, तो CPU आता है 60। तो ये मेरा हो गया CPU फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, फिर मेरा फिफ्थ स्टेप है फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को निकालने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे करके आपको दिखा देता हूँ। नहीं, फिर अलग से ही करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग एबनॉर्मल गेन और लॉस निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो पहले क्या लिखेंगे? इनपुट लिखेंगे। इनपुट में से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। फिर इसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल आउटपुट के साथ में, तो मुझे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले करूँगा प्रोसेस एक्स का। तो इनपुट, तो क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊँ आपको इनपुट, तो देखो आपको इनपुट यहाँ पे कितना नज़र है? 20,000। आपको रुपीज़ नहीं लेना है, यूनिट लेना है 20,000। तो मैं यहाँ पे इनपुट की जगह पे 20,000 लिख दूँगा। नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस देखो यहाँ पे 600 है, तो यहाँ पे मैं 600 लिख दूँगा। तो 20,000 में से 600 गया तो कितना आएगा? 19,400 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे इतना यूनिट मुझे मिल सकता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में चेक करता हूँ तो क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया है कि नहीं लिख के दिया, वो देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन है कि नहीं। यहाँ पे आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर ऐसा या ड्यूरिंग द मंथ ऐसा कुछ तो लिख के दिया होना चाहिए। आउटपुट ट्रांसफ़र है, आउटपुट सोल्ड है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख के दिया है। ओके, तो इसका मतलब मैंने जितना सोचा था फिर उतना ही पैदा हुआ रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट 19,400, तो एक्चुअल आउटपुट भी मेरा 19,400 होगा। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। सेम आ गया ना दोनों के दोनों। तो आपको कहीं पे इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख के दिया है, एक्चुअल आउटपुट अगर नहीं लिख के दिया है, तो फिर आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको 5th नंबर का जो स्टेप्स है ना वो आपको फॉलो ही नहीं करना, सीधा 6th नंबर पे आपको चले जाना है। तो मतलब ये वाले सम में आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्यों इतना मेहनत करना, और एग्ज़ाम में हमारे पास तो टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो सीधा हम लोग 6th स्टेप पे जाएंगे। तो मेरा 6th स्टेप है क्लोज प्रोसेस अकाउंट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोसेस अकाउंट को क्लोज़ करूँगा। अब यहाँ पे असली रोल है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना बस। तो देखो, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले हम लोग यूनिट को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो यूनिट देखो यहाँ पे, तो डेबिट का यूनिट है 20,000 और क्रेडिट का यूनिट है 600। तो डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, तो 20,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा और 20,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब 20,000 में से अगर मैंने 600 माइनस किया तो मेरा आंसर आता है 19,400। तो यहाँ पे नहीं लिखने का, मैं इसको वर्किंग नोट में यहाँ पे लिखता हूँ। चलो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस में मुझे आउटपुट मिला
आउटपुट मिला 19,400 का, ठीक है। अब इसमें से कितना नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और कितना हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन में आपको लिख के दिया रहेगा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आपको दिख नज़र आता रहेगा। तो देखो द आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज़ अ 70% एंड आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस 30%। तो यहाँ पे लिख के दिया है कि नेक्स्ट प्रोसेस में 70% जाएगा और मार्केट में सोल्ड कितना करेंगे 30%, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस 70% जाएगा और ये 30% जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यूएशन कर लेता हूँ। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 19,400 का 70%, तो 19,400 का 70% अगर मैं निकालता हूँ तो 13,580 आता है। और सोल्ड अगर मैं इसमें से 19,400 में से माइनस कर देता हूँ 13,580, तो आंसर आता है 5820। इतना हम लोग मार्केट में क्या करें, सेल कर रहे हैं। अब इनका वैल्यूएशन करने के लिए क्या लगेगा, मुझे रेट लगेगा। तो वैल्यूएशन करने के लिए मुझे रेट लगेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको रेट क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का सीपीयू लेने का, और सेल करने के लिए आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लिख के दिया रहेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का सीपीयू देखो यहाँ पे कितना है, 60 ना। देखो मैं यहाँ पे निकाला हूँ सीपीयू का कितना है, सीपीयू 60 है। तो यहाँ पे मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये सेलिंग प्राइस आपको, सेल का सेलिंग प्राइस देखो क्वेश्चन में आपको लिख के दिए यहाँ पे। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज़ 65 रुपीज़। तो बस मैं तो यहाँ पे 65 लिख दूँगा। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट को वहीं पे ही डिटेलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा तो यहाँ पे पार्टीशन क्रेडिट में एक करके लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा बाय आउटपुट सोल्ड। तो कितना आउटपुट सोल्ड करा मैं, 5820, और एक का सेलिंग प्राइस कितना, 65 रुपीज़। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूँगा इंटू 65। तो मेरा आंसर आता है 3,78,200, 3,78,300, ये इसका वैल्यू आ गया। फिर उसी तरह फिर मैं लिखूँगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 13,580 और उसका सीपीयू कितना है, 60। तो यहाँ पे 60, देखो मैंने यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, मैंने यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन किया वही लिखा मैंने। नेक्स्ट प्रोसेस में 70% जाएगा, इसलिए 13,580 लिया और उसका जो सीपीयू का रेट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जो सेल था उसका मैंने यूनिट लिया और उसका सेलिंग प्राइस मुझे 65 रुपीज़ लिख के दिया था, मैंने वो फॉलो कर लिया। बस अब उसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देता हूँ। तो 13,580 इंटू 60, तो 8,14,800 आता है। 814,800, ऐसा समझ जाना ये यहाँ पे करके हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। तो अभी आपको देखना है कि कौन सा साइड ज़्यादा है। तो अभी हम लोग रुपीज़ को क्लोज़ करते हैं। तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है 4 लाख 3 लाख, ठीक है। डेबिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है, तो सॉरी क्रेडिट साइड। तो मैं ऐड कर लेता हूँ सबको, प्लस 3,78,300 प्लस 7,200, तो आता है 12,300। मतलब क्रेडिट साइड हैवी है, 12,300। तो यहाँ पे वही लिखूँगा 12,300। रेट आपको क्लोज नहीं करना है क्योंकि रेट हमेशा अलग अलग होता है, इसीलिए। अब ये 12,300 में से ये सबको माइनस करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू हो जाएगा, -4,80,000 माइनस 3,43,500 माइनस 1,55,700 माइनस 1,92,000, तो आता है 29,100। तो ये जो डिफरेंस आया इसको हम लोग लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। मतलब मुझे इतने का फ़ायदा हो गया। मतलब आपको कॉलम में यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है, बट आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको कहीं पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाओ तो वहीं पे कैरी फॉरवर्ड होगा, वरना नहीं होगा। बस अब हम लोग फर्स्ट प्रोसेस को क्लोज़ किया, अब उसी तरह आपको क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में जाना है। तो वही बाकी वही 6 के 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो अभी देखो, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने वाला वो इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा टू इनपुट। जो सोल्ड वाला उसकी कहानी ख़त्म हो गई। इनपुट तो 13,580 फिर 60 मल्टीप्लाई करूँगा तो 8,14,800 आता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिख दिया, ये 8 है, 8। तो ये फर्स्ट स्टेप तो मेरा ऐसे ही आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन में जैसा लिख के दिया वैसा फॉलो करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्या लिख के दिया है देखो यहाँ पे, फिर वहाँ पे लिखा था बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, इसका वापस 4420 है और कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट 28 रुपीज़। तो इसका खुद का भी इसका इनपुट है। तो फिर इसको मैं क्या करूँगा, टू एडिशनल इनपुट करके यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा डेबिट में, टू एडिशनल इनपुट। तो कितना है 4420 और उसका रेट है 28। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1,23,760 आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो बाकी नेक्स्ट सेकंड अपना स्टेप है कि रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। तो जितने भी खर्चे रहेंगे, तो देखो, तो ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट लेबर चार्जेस 2,93,700 है, सन्ड्री मटेरियल 1,01,60 है, देन फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ लेबर चार्जेस है। तो इतने ही खर्चे, तो ये सारे के सारे खर्चों को मैं डेबिट में उतार देता हूँ। तो पहला है लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस मुझे लिख के दिया है 2,93,700। फिर इसके बाद में है सन्ड्री मटेरियल, तो 1,01,60। फिर देन उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें लिख के दिया है 160 और 1,17,480। बट फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो मेरा लेबर चार्जेस कितना है 2,93,700। तो 2,93,700 का मैं कितना परसेंट निकालूंगा, 40% निकालूंगा। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो समझ जाना, बस अमाउंट याद रखना, बस ये इसका है, ये इसका है। थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ी मोटी है बस, और कुछ नहीं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। देखो, पहला स्टेप था रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, देखो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। फिर रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो नॉर्मल लॉस को मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगा बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते। तो नॉर्मल लॉस के बारे में आपको परसेंटेज लिख के दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे 5% लिख के दिया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा क्या वो मैटर करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनपुट। मतलब आपके पास टोटल जितना भी इनपुट होगा ना, उसके ऊपर आपको परसेंटेज अप्लाई करना है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो इनपुट है, एक नॉर्मल इनपुट है और एक एडिशनल इनपुट है। ये दोनों को टोटल करके आपको उसके ऊपर 5% निकालना है। वो लोग ने इसलिए सीधा सीधा बोला है। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि किसके ऊपर बोला रहेगा उस पर निकालना है। फर्स्ट वाले पे बोला रहेगा तो फर्स्ट वाले पे निकालना है, फ्रेश पे बोला रहेगा तो फ्रेश पे निकालना, टोटल पे बोला रहेगा तो टोटल पे निकालना। तो इसमें टोटल पे बोला इसलिए टोटल पे निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टोटल कर लेता हूँ पहले। तो पहला कितना है 13,580, सॉरी 13,580, देन प्लस 4,420। तो टोटल आता है 18,000। अब 18,000 के ऊपर मुझे 5% अप्लाई करना है, तो 900 आता है। तो नॉर्मल लॉस मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिख दूँगा 9। तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ कैसे आया। 18,000 के ऊपर मैंने 5% निकाला तो ये 900 आया। और हमें उसका भंगार वाले का रेट लिख के दिए कि मैंने स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट कितने में सेल किया, 15 रुपीज़ में। तो मैं यहाँ पे 15 रुपीज़ लिख दूँगा। अब
अब क्या करूँगा, 900 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा, 13,500। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 13,500। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस का सीपीयू निकालेंगे। तो सीपीयू वैसे निकालना जैसे निकाला था, तो वही DC माइनस CC DU माइनस CU। तो DC मतलब डेबिट कॉस्ट, तो ये जितना भी डेबिट में लिख के दिया है 18,04,00,000 800 ये सबको मैं प्लस कर देता हूँ। और प्लस करके आपको बताता कितना आता है। तो 18,14,000 नहीं सॉरी, चलो मैं यहाँ पे साइड में प्लस कर लेता हूँ। तो 18,14,800 देन प्लस 1,23,293 नहीं सॉरी 8,14,800 प्लस 1,23,760 प्लस 2,93,700 प्लस 1,01,60 प्लस 1,17,480, तो आता है 14,49,900। तो मैं यहाँ पे डेबिट कॉस्ट में लिख दूँगा 14,49,900। उसमें से माइनस करूँगा क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट देखो यहाँ पे लिख के दिया है मुझे 13,500। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 13,500। फिर इसको डिवाइड करूँगा डेबिट यूनिट से, डेबिट यूनिट। तो डेबिट यूनिट कितना है यहाँ पे देख लेंगे। तो डेबिट यूनिट यहाँ पे, तो ये दोनों को मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा 18,000। तो मैं यहाँ पे 18,000 लिख दूँगा। फिर माइनस क्रेडिट यूनिट, तो क्रेडिट यूनिट अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे 900 है, तो मैं यहाँ पे 900 लिख दूँगा। बस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस वाले केस में आएगा 84। पूरा सॉल्व करने के बाद मतलब इसमें से मैं माइनस करूँगा जो आंसर आएगा, फिर इसको डिवाइड करके 84 आपका CPU आ जाता है। ठीक है, चलो हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा, फिफ्थ स्टेप पे फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने बोला ना कि अगर आपको क्वेश्चन में, अगर शॉर्टकट तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख के दिया है तो आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, 6 प्रोसेस को स्टेप फॉलो करेंगे, सीधा क्लोज प्रोसेस अकाउंट। हम लोग प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करते तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को क्लोज करेंगे। तो यूनिट का डेबिट साइड ज़्यादा है तो 18,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे भी लिख दूँगा 18,000। अब 18,000 में से 900 माइनस करूँगा तो 17,100 यहाँ पे मत लिखना, उसका आपको वर्क नोट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि वो लोग ने बोला ना कि कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और कुछ अपन सेल करने वाले, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंस आता है 17,100 का, ये आउटपुट आया। अब इसमें से नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा और कितना हम लोग सेल करेंगे उसके बारे में आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको प्रोसेस वाई देखना है, प्रोसेस वाई है। तो देखो प्रोसेस वाई यहाँ पे है। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ, देखो और क्लोज लेके जाता हूँ, देखो। तो लिखा था आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज़ अ 60% एंड आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस 40%। ओके, तो मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में 60% जाएगा और सोल्ड कितना करें हम लोग 40% करें। तो बस अभी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 60% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और 40% सेल करेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो 17,100 का मैं 60% निकालता हूँ तो आता है 10,260। और अगर सेल का इसका 40% अगर मैं निकालूँ माइनस 17,100 तो आता है 6,840। तो इसको कौन से प्राइस पे वैल्यू करना है, इसको कौन से प्राइस पे जो नेक्स्ट प्रोसेस का रहेगा वो CP पे वैल्यू रहता है और इसका सेलिंग प्राइस अपन को क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो ये इस प्रोसेस का CPU आया था 84 रुपीज़, देखो यहाँ पे दिखा है 84 रुपीज़।
तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँगा। और सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में आपको लिख के दिया रहेगा, देखो द सेलिंग प्राइस पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज़ 88 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं 88 लिख दूँगा बस। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय आउटपुट सोल्ड। आउटपुट सोल्ड कितना है 6840। पहला आप लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि पहले ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करो फिर ये रिकॉर्ड करो, कोई मसला नहीं है सर। 88 में बेचा तो आता है 6,01,920 आता है ये। ओके, बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, तो कितना है 10,260 और उसका रेट तो आपको सीपी वाला लेना है 84। तो 10,260 इंटू 84 तो आएगा 8,61,840। ये इसका आंसर आ गया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ को क्लोज करेंगे। रेट को आपको क्लोज नहीं करना क्योंकि रेट हमेशा वेरी करेगा ऐसे। तो क्रेडिट ये सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर आता है 14 लाख। मैं डायरेक्ट करो 14,77,260 77,260 यहाँ पे भी लिखूँगा 14,77,260। अब इसमें से ये डेबिट के सबको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा मालूम है? डिफरेंस आएगा 27,360 आएगा, 27,360। आप लोग प्लस कर लेना, प्लस करके माइनस कर लेना, ये आंसर आएगा। तो ये जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो आपको इसको कहीं पे भी कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है सर। तो ये हो गया प्रोसेस वाई। अब उसी तरह लास्ट प्रोसेस पे जाएंगे, प्रोसेस जेड लास्ट वाला। तो अब इसमें क्या करना है कि इसका जो आउटपुट रहेगा, मतलब प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा ये वाला, ये पूरा सेम एज इट इज़ मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ इनपुट करके। तो टू इनपुट तो आएगा 10,260, रेट है 84 और आंसर आएगा 8,61,840। ठीक है। अब वापस वही आपको फॉलो करना है जैसे हमने फॉलो किया था, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला भी इसका खुद का भी कुछ इनपुट है वो देख लेते हैं। तो देखो, तो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 3740 एंड कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एडिशनल इनपुट का वैल्यू आ जाएगा। तो 3740, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू एडिशनल इनपुट, तो है 3740 एंड 32। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1,19,680 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, उसमें लेबर चार्जेस लिख के दिया है, फिर बाद में सन्ड्री मटेरियल लिख के दिया है, फिर बाद में फैक्ट्री ओवरहेड लिख के दिया। तो सबका वैल्यू आपको रुपीज़ में लिखने का। तो लेबर चार्जेस हम लोग को सीधा सीधा लिख के दिया है 2,44,800। फिर सन्ड्री मटेरियल हमें लिख के दिया है 89,480। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला है कि 40% ऑफ लेबर चार्जेस, मतलब लेबर चार्जेस का आपको 40% निकालना है। तो लेबर चार्जेस है मेरा 2,44,800 का मुझे 40% निकालना है। तो उसका अगर मैं 40% अगर मैं निकालता हूँ तो आता है 97,920, 97,920 बस। तो जो जो एक्सपेंस था मैंने डेबिट में लिख दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सा एक्सपेंस था। यहाँ से ही देख लो, ऐसा एक के नीचे। तो देखो, तो पहला था लेबर चार्जेस 2,44,800, तो मैंने यहाँ पे 2,44,800 लिख दिया। फिर देखेंगे तो सन्ड्री मटेरियल कितना था 89,480, तो मैंने 89,480 लिख दिया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड बोला 40% ऑफ लेबर चार्जेस, तो लेबर चार्जेस का 40% निकालना। तो मेरा लेबर चार्जेस कितना है देखो यहाँ पे 2,44,800, तो मैंने इसका 40% निकाला, तो ये आंसर आ गया।
अब उसके बाद आता है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट से। तो नॉर्मल लॉस कितना बोला है 7%। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनपुट के ऊपर निकालना है 7% है। ठीक है, तो इसका 7% निकाल लेते हैं। तो बाय नॉर्मल लॉस लिखता हूँ, बाय नॉर्मल लॉस। तो टोटल पहले कर लेता हूँ कितना होता है। तो ये आता है 10,260 प्लस 3740, तो टोटल आता है 14,000। तो 14,000 के ऊपर अपन को 7% निकालना है, तो 980 आता है, 980। ठीक है, अब इसका रेट चाहिए, तो मेरे को भंगार वाले का रेट क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देख लो यहाँ पे आपको स्क्रैप रेट लिख के दिया है। द स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट इज़ ₹21। देखो यहाँ पे ये जो स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिखाई दे रहा है, ये 21 इधर आएगा। तो मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आता है इंटू 21, तो आएगा 20,580 आ जाएगा। तो 20,580 हो गया। तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट CPU। और वापस हमें CPU निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी तो मैंने तो फार्मूला तो लिखा ही है, अब मैं सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ Z का। तो डेबिट कॉस्ट, तो जितना भी डेबिट में रहेगा सबको मैं प्लस करूँगा। तो डेबिट में जितना भी अगर मैं सबको प्लस करता हूँ तो कितना आता है, निकाल लेता हूँ ऐड करके। तो 8,61,840 प्लस 1,19,680 प्लस 2,44,800 प्लस 89,480 प्लस 97,920, तो आता है 14,13,720। तो यहाँ पे लिख दूँगा 14,13,720 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट अगर मैं देखो तो 20,580 आता है। देखो यहाँ पे ये क्रेडिट में 20,580। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 20,580 डिवाइडेड बाय डेबिट यूनिट। तो डेबिट यूनिट मेरा है 14,000। क्रेडिट यूनिट कितना है 980। अब उसमें से माइनस कर इसका वैल्यू रिकॉर्ड करता हूँ, -20,580। तो 13,93,140। फिर इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 13,020। तो 13,93,140 डिवाइडेड बाय 107। तो 107 मेरा CPU आ गया। बट इस वाले थर्ड वाले प्रोसेस में आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दे देगा। नेक्स्ट प्रोसेस में तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस का जो रहता है इसको सेल किया जाता है। तो देखो आउटपुट सोल्ड एट एंड, देखो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इधर 0 है, और आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस कितना है 100% है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 110। तो 110 में इसको बेच रहा हूँ, बस हो गया। अब सीधा मैं इसको अकाउंट को क्लोज़ करूँगा। आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 14,000, डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे भी लिख दूँगा 14,000। और 14,000 में से 980 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 13,020 पूरा लिख दूँगा, क्योंकि मैं पूरा 100% क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो बाय आउटपुट सोल्ड, और कितने में बेच रहा हूँ 110 में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख के दे देखो यहाँ पे 100% में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और 110 में सेल कर रहा हूँ। तो बस अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 13,20 इंटू 110 तो आता है 14,32,200, 14,32,200 आता है। हो गया। अब अकाउंट को क्लोज़ करता हूँ। तो चेक करते कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है। तो प्लस 20,580, तो यह आएगा 14,52,780। तो इधर भी वही आएगा
14,52,780। अब इसमें से ये सबको माइनस कर दूंगा। तो मैंने तो डेबिट का टोटल मारा ही था, वो सीधा मैं यहाँ से लेके वैल्यू लेके माइनस करता हूँ। तो -14,13,720, तो डिफरेंस आता है 39,680, 3960। तो इसका वैल्यू आता है यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आएगा 39,060 रुपीज़। तो जो डिफरेंस आएगा उसके सामने आपको क्या लिखना है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। हो गया। और इस तरह आपने तीनों प्रोसेस अकाउंट बना लिया बस। और इस तरह आपकी झोली में 15 मार्क्स, अगर 15 मार्क्स के आएगा तो 15 मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स के लाएगा तो 20 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, बट अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ऐसा। तो ये था सेकंड टाइप। सेकंड टाइप को आप लोग समझ सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ आउटपुट सोल्ड एंड नंबर ऑफ़ आउटपुट सोल्ड या ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस ऐसा कुछ लिख के दिया रहेगा, तो समझ आना कि ये सेकंड टाइप का सम है और इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।